चलिए हम हमारे चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है डाटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम इसमें ये पढ़ते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है एक्चुअल में, क्योंकि जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आगे के कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि डाटा स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, क्या होता है डाटा स्ट्रक्चर। तो देखिए, डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा मेथड है, या हम कह सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डाटा को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो सिंपल वे से हम इसको ये इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर इज़ ए मेथड टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द डाटा। आगे बात समझ में। डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा मेथड होता है या एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। और डाटा स्ट्रक्चर के अंदर डाटा जो होता है वो लॉजिकल फॉर्म में स्टोर होता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है? लॉजिकल फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन अगर उसको देखना हो तो हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में व्यू करते हैं। स्टोर लॉजिकल फॉर्म में होता है लेकिन व्यू किस फॉर्म में होता है? मैथमेटिकल फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, एक विराट नाम का डाटा लिया है और एक एज लिए है। तो एज 20 और विराट दो एक ऐसे डाटा लिए हैं जो कि अलग अलग टाइप के हैं। वैसे विराट एक क्या स्ट्रिंग डाटा टाइप है, जबकि 20 क्या एक इंटीजर डाटा टाइप है। इसी तरह से हमारा कोई भी और डाटा हो सकता है जिसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक जनरल वे में अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें हम, तो हम कह सकते हैं कि बैग एक अच्छा डाटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, क्योंकि बैग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डाटा को यानी कि बुक्स और नोटबुक को क्या कर सकते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसमें कलेक्ट कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट पीरियड है तो फर्स्ट पीरियड के हिसाब से हमने अरेंज कर दिया है। ये पीरियड वाइज इसको अरेंज कर सकते हैं या सब्जेक्ट वाइज इसको हम अरेंज कर सकते हैं, उसको कलेक्ट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं आगे डाटा स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन जो होती है नॉर्मली ये दो टाइप की होती है, जिसमें एक आता है सिंपल डाटा स्ट्रक्चर, दूसरा आता है कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। सिंपल डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये अभी हम तो बात करेंगे। और सिंपल डाटा स्ट्रक्चर को फिर आगे हम कह सकते हैं एरे और स्ट्रक्चर, जो कि हम अच्छी तरह से 11th के अंदर पढ़ चुके हैं कि एरे क्या होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर भी हम इन कंसेप्ट को आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर जो भी होता है वो भी दो टाइप का होता है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर फिर आगे क्लासीफाई किए हुए हैं। लीनियर को हमने किया हुआ है स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट के फॉर्म में किया हुआ है, जबकि नॉन लीनियर को हमने ट्री और ग्राफ के फॉर्म में क्लासीफाई कर रखा है। ये सारे कंसेप्ट हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे चैप्टर में डिटेल में इसको पढ़ते जाएंगे। फिर हम बात करते हैं आगे ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन जो कि हमने पढ़ी थी अभी, जिसमें पहला आता है सिंपल डाटा स्ट्रक्चर। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंपल मीन्स क्या होता है? सिंपल यानी कि ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जो कि प्रिमिटिव डाटा पे बनता हो। किस पे बनता हो? प्रिमिटिव डाटा पे बनता हो, उसको हम बोलते हैं सिंपल डाटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डाटा टाइप का मतलब है प्राइमरी डाटा टाइप जो होते हैं, जैसे इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, रियल है, बुलियन है, इनके ऊपर अगर हम बनाते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? सिंपल डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। फिर हमने ये पीछे पढ़ा था कि डाटा स्ट्रक्चर, सिंपल डाटा स्ट्रक्चर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एरे और स्ट्रक्चर। फिर हम बात करते हैं कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। कंपाउंड का मतलब ये होता है कंबाइन। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंबाइन बाय डिफरेंट सिंपल डाटा स्ट्रक्चर बाय डिफरेंट मेथड्स। मतलब अलग अलग तरीके से सिंपल डाटा स्ट्रक्चर को जब कंबाइन करते हैं डिफरेंट मेथड से तो हमारा क्या बनता है? कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर बनता है। जिसके आगे पीछे हमने टाइप पढ़े थे क्या क्या टाइप्स है उसके बारे में। ठीक है, ये मेनली दो टाइप के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर की बात करें तो यहाँ पे लीनियर का मतलब होता है सीक्वेंस। लीनियर का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस। लीनियर का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस, या फिर हम कह सकते हैं क्या? ऑर्डर। यानी कि ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या क्रिएट होगा? सीक्वेंस क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? इसके अंदर सीक्वेंस क्रिएट होगा। और उसके अंदर डाटा जो होता है हमेशा सिंगल लेवल के अंदर होगा। कैसा होगा? डाटा हमेशा सिंगल लेवल के अंदर होगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सिंपल लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। सिंपल लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ये तीन टाइप के आते हैं आगे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। इनकी बात हम पहले कर चुके हैं कि आगे के चैप्टर में हम धीरे धीरे करके इनको पढ़ते जाएंगे। फिर हम बात करते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की। तो ये एक मल्टी लेवल में होता है, इसमें ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर इसके दो आते हैं टाइप्स, एरे और ग्राफ। फिर हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मली इन दो के बीच में क्या कंपैरिजन हो सकता है, क्या डिफरेंस हो सकता है। तो ध्यान रखना, पहला डिफरेंस तो होता है इसका ऑर्डर। पहला डिफरेंस क्या होगा इसके अंदर? ऑर्डर। कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि नॉन लीनियर में डाटा के अंदर ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर दूसरा जो पॉइंट है, हम ये कह सकते हैं कि लीनियर जो होता है वो सिंगल लेवल में होता है।
जबकि जो कंपाउंड होता है वो मल्टी लेवल के अंदर होता है। फिर तीसरा हम ये कह सकते हैं इसके अंदर कि लीनियर की जो एग्जांपल्स है, जो टाइप है वो स्टैक की और लिंक लिस्ट आती है, और नॉन लीनियर में जो आता है वो ट्री और ग्राफ आता है। आगे हम बात करते हैं फिर इसके बाद एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि किसी प्री डिफाइंड टास्क को फुलफिल करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं या उसको काम में लेते हैं। कह सकते हैं हम एक तरह से कि ये फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को या हमारा जो प्री डिफाइंड टास्क होता है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लो हमें घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए हम पहले ऑन पेपर उसका पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं कि किस जगह पे हमें क्या बिल्डअप करना है, जैसे किचन कहाँ पे होगा, बाथरूम कहाँ पे होंगी, कहाँ पे गैलरी होगी, इस तरह से हम उसका प्री प्लानिंग करते हैं। तो ऐसे ही जब हम कोई प्रोग्राम को बनाते हैं या कोई ठीक है सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसका एक प्री प्लानिंग की जाती है, स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसेसिंग होता है, उस प्रोसेसिंग को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। फिर इसमें ध्यान रखना एक चीज़ आती है फास्ट और एफिशिएंट एल्गोरिथम। फास्ट और एफिशिएंट एल्गोरिथम उसको बोलेंगे जो कि कम टाइम और कम मेमोरी की रिक्वायरमेंट हो। ऐसा एल्गोरिथम जिसमें रिक्वायरमेंट मेमोरी की और टाइम की दोनों क्या हो, कम, उसको हम बोलेंगे फास्ट और एफिशिएंट एल्गोरिथम। क्या बोलेंगे उसको हम, फास्ट और एफिशिएंट एल्गोरिथम। क्योंकि जितना कम टाइम लेगा उतना ही एल्गोरिथम क्या होगा, फास्ट होगा, और जितना कम स्पेस लेगा उतना एल्गोरिथम क्या होगा, फास्ट होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फास्ट और एफिशिएंट एल्गोरिथम वो होता है जो कि एग्जीक्यूट करते टाइम मेमोरी कम की रिक्वायरमेंट हो, तब हम कह सकते हैं कि क्या, कि इस वो फास्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम है। इसकी जो एफिशिएंसी होती है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। पहला जो मेथड होता है वो होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इन दो मेथड से हम हमारी जो एफिशिएंसी होती है एल्गोरिथम की उसको मेजर कर सकते हैं। क्या होती है स्पेस और क्या होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी हम बात करते हैं आगे। देखिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है हम कह सकते हैं कि ऐसा जब एल्गोरिथम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, जब हम एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करते टाइम में कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब एल्गोरिथम को कहीं न कहीं स्टोर करेंगे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वहाँ पे कितनी हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम बोलेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स क्या है कि जब भी हम एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसकी कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ लाइंस इन द प्रोग्राम। क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइंस होगी प्रोग्राम के अंदर उतना ही बड़ा होगा प्रोग्राम, और जितना बड़ा प्रोग्राम होगा उतनी ही लाइंस क्या होगी, स्पेस ज़्यादा कंज्यूम करेगी। तो ये डिपेंड करता है हमारा लाइन के ऊपर कि नंबर ऑफ़ लाइन ऑफ प्रोग्राम, कितनी लाइंस प्रोग्राम के अंदर है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा कितना स्पेस जो है ऑक्यूपाई करेगा। फिर हम बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का उल्टा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ध्यान रखना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में स्पेस की रिक्वायरमेंट को हमने मेजर किया था, यहाँ पे हम करेंगे टाइम की रिक्वायरमेंट को मेजर करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा एल्गोरिथम जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा वो क्या कहलाएगा, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगा। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम ऐसे ही मेजर करते हैं बाय काउंटिंग द प्राइमरी फंक्शंस। कितने प्राइमरी फंक्शंस होंगे, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ प्राइमरी फंक्शंस, यानी कि कितने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि उतना टाइम उसको लगेगा। क्योंकि जितने ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करेगा उतना ही टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर हम इसको समझें तो मैंने किसी स्टूडेंट को एक चैप्टर दिया करने के लिए, तो वो आराम से बहुत जल्दी टाइम में कर सकता है। लेकिन अगर उसी स्टूडेंट को मैंने 5 चैप्टर करने के लिए दिए तो उसको वो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो हम के सिंपल वे में कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे उतने ही टाइम की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जितने कम फंक्शन परफॉर्म करेगा उतने टाइम की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि ये डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ़ फंक्शन के ऊपर कि कितना टाइम कंज्यूम करेगा जब हम किसी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करेंगे। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल बिग ओ मीन्स है कैपिटल ओ का हम यूज़ करते हैं। किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए हम कैपिटल लेटर ओ का यूज़ करते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से किस कंसेप्ट की या किस ऑपरेशन की जो एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो रिप्रेजेंट करते हैं या किस सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी ऑनलाइन लाइव चल रहा हूँ, और जैसे ही लाइव क्लास ख़त्म होगी मैं आपके कमेंट्स इंडिविजुअली देख लूँगा, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, उनके रिलेटेड मैं आपको इंडिविजुअली एक एक को रिस्पॉन्स करूँगा। निश्चित रहिए। और अगर किसी भी टॉपिक को समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर दीजिए कि सर ये टॉपिक मेरे समझ में नहीं आया है। उम्मीद करते हैं
कि आज आपकी लाइव क्लास को आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा और काफ़ी सिंपल कंसेप्ट को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप भी मुझे कंसेप्ट कमेंट कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। ओके, जय हिंद, जय भारत।